मैं सचमुच यंग जीनियस ग्रुप में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा। पहले सेंटेंस को एक बार इसके डेफिनेशन समझ लीजिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई शब्दों का समूह हो जो एक कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से कुछ समझ पैदा करे, कुछ सेंस दे, इसी को वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये माइंड में बात होनी चाहिए कि जब तक वर्ड्स नहीं होंगे, एक वर्ड होता है भाई, जैसे बॉय, ये वर्ड है, लेकिन अगर ये कहा जाए बॉय गोज़ टू स्कूल, ये बॉय एक वर्ड हो गया, गोज़ दूसरा वर्ड हो गया, टू तीसरा वर्ड हो गया, स्कूल चौथा वर्ड हो गया, तो ये चार वर्ड्स के ग्रुप हो गए और वो ग्रुप एक सेंस पैदा कर रहे हैं कि हाँ भाई वो स्कूल जाता है, बॉय लड़का स्कूल जाता है, बॉय गोज़ टू स्कूल। उसी तरह से इसका डेफिनेशन ये है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब आइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये तो डेफिनेशन हो गया कि हाँ भाई ये सेंटेंस है। अब आप सेंटेंस जो बोलेंगे वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस पहला, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब देखिए सेंटेंस की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे, तो आप ये तो जानते हैं कि नाम है असर्टिव सेंटेंस, लेकिन असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए विदाउट प्रैक्टिस नो सक्सेस, इट इज़ द स्लोगन ऑफ द एजुकेशन। ओके, हाँ आइए प्रैक्टिस सेट पर। देखिए प्रैक्टिस सेट है। पहला सेंटेंस है, दे फाउंड ए पेन ऑन द रोड। अब आपको देखना है कि ये जो एक 2 3 4 5 6 7 वर्ड का एक सेंटेंस है। अब ये बात तय कर रहा है कि ये जो डेफिनेशन अभी आपने देखी ये उसको फॉलो कर रहा है। अब आप ये देखिए कि ये फॉलो कैसे कर रहा है। ये एक वर्ड है दे, एक है फाउंड, एक है पे, एक है पेन, एक है ऑन, एक द, एक रोड। अब ग्रामर कहता है कि अगर आपको असर्टिव सेंटेंस पहचान करना है तो ये दे जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे जो है सब्जेक्ट का काम करता है, यानी करता, यानी काम करने वाला। अब ये दे कौन है, नाउन है कि प्रोनाउन है, ये आपको पहचानना है। ये दे प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। ठीक है, अगर कोई संज्ञा होती तो यहाँ पर नाउन आता, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो वो सर्वनाम दे है। ठीक है, अब ये जो दे से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस की पहचान ये है कि बिना कर्ता के, बिना सब्जेक्ट के असर्टिव सेंटेंस नहीं बनता। तो ये दे हो गया। इसके बाद जो है ये फाउंड जो है ये आपका वर्ब है। अब ये कौन सा है, अब आप टेंस जो पढ़ेंगे उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फाउंड आ रहा है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे फाउंड ए पेन ऑन द रोड, ये पेन हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा आपके प्रीपोज ऑन द रोड जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो किसी वाक्य को पूरा करे, जो किसी वाक्य को पूरा करे। देखिए समझिए, दे फाउंड ए पेन, मैंने उसने एक पेन पाया, उसने, ठीक है, उन लोगों ने एक पेन पाया, दे फाउंड ए पेन। तो अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया, अगर ये छुपा दिया जाए, कहाँ पाया, किसी जगह पर तो पाया होगा। तो अब वो अगर कभी कभी इंसान कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलता है तो भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है तो कॉम्प्लीमेंट का स्थान ऑब्जेक्ट के बाद होता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ फोकस ये करना है कि असर्टिव सेंटेंस, पहली टॉपिक ये है कि आप असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। बस आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट पर, केवल सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट क्या होता है, सिर्फ नाउन प्रोनाउन।
और कुछ नहीं सोचना, केवल एसेटिव सेंटेंस आपके माइंड में बात आनी चाहिए, तुरंत आइए कि हाँ भाई नाउन प्रोनाउन से कर्ता शुरू हो रहा है कि नहीं, वाक्य प्रारंभ हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो समझ जाइए कि एसेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल सी पहचान है। अब आइए दूसरा सेंटेंस, जैसे ही, ये भी आपका प्रोनाउन है, तो ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, ये भी आपका क्या है, प्रोनाउन है, तो ये भी आपका क्या हुआ, एसेटिव सेंटेंस। ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए ही की जगह आप मोहन कर लीजिए, मोहन डज नॉट गेट गुड मार्क्स, तो मोहन भी नाउन है और ही भी नाउन है। तो दोनों में आपको फॉलो क्या पता चला कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। बहुत सीधी सी बात है। अगर आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आपको समझिए एसेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा, एसेटिव की पहचान हो जाएगी, एसेटिव की पहचान हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ होती है पहचाना जाता है। दो चीज़ होती है, एक जानना, एक पहचाना। जानते अंग्रेज़ी बहुत लोग हैं, लेकिन पहचानता कौन है, जो उसके बारे में जानेगा। अब आपसे कहा जाए एसेटिव सेंटेंस, सब जानते हैं एसेटिव, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का मतलब ये नहीं कि कोई एक लाइन लिख दिया, नथिंग। साधारण वाक्य की पहचान है कि विच सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, इट इज़ कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस, यही एसेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आप देख लीजिए दे और ही। अब आइए दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अंतर देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर देखिए लिखा है व्हाट डिड यू डू वर्क, व्हाट डिड, व्हाट देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है। अंतर देखिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, इनके बीच में ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ड। अब आप देखिए यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर आ रहा है, इससे दे से पहले कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एसेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो यू है उससे पहले दो वर्ड आ रहे हैं, एक व्हाट आ रहा है, एक डिड आ रहा है। डिड सहायक क्रिया है, व्हाट प्रश्नवाचक शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना क्वेश्चन वर्ड के, बिना सहायक क्रिया के नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। उस सब्जेक्ट का स्थान आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। यानी जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एकदम माइंड में बात रख लीजिए, या तो अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो आप सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर लें तब सहायक, नथिंग, वो निगेटिव कह सकते हैं लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा। देखिए दोनों में अंतर देख लीजिए। दे फाउंड, यहाँ पर कोई दे से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं। इसमें भी देखिए कोई, ये निगेटिव है। यहाँ पर भी देखिए डज नॉट आ रहा है, हेल्प सहायक क्रिया है, लेकिन ये सहायक क्रिया आफ्टर द सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए ये एसेटिव सेंटेंस है। अगर यही बदल जाता डज ही नॉट गेट, तब ये फॉलो तुरंत इंट्रोगेटिव बन जाता। उस तरह से यहाँ पर भी देखिए ये डिड आया है, व्हाट आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको फोकस कर दें कि ये देखिए ये डू और ये डिड। डू की खासियत यह है कि डू मेन वर्ब भी होता है, डू डिड डन ये तीन फॉर्म होती है, लेकिन डू जो है और डज जो है और डिड जो है वो सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अक्सर स्टूडेंट इस बात पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पर डू का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करें कि मेन वर्ब के रूप में। ग्रामर कहता है कि अगर सब्जेक्ट के बाद आप डू या डू का प्रयोग कर रहे हैं तो समझ जाइए आप वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर यही आप सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये डू सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये मुख्य बातें हैं। अगर सब्जेक्ट से पहले आपने डू यूज़ किया तो समझ जाइए कि ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्ट के बाद डू का प्रयोग किया तो समझ जाइए कि ये मुख्य क्रिया। यहाँ पर जैसे सपोज करिए यू डू, ये डू मुख्य क्रिया है, डिड सहायक क्रिया है। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव का, इज़ ही प्लेइंग हॉकी मैच। देखिए इज़, ये सहायक क्रिया से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद ही आ रहा है, तो अब देखिए ये ही प्रोनाउन है, ये इज़ सहायक क्रिया है। जब ये सहायक क्रिया है और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेगा तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब आप देखिए दोनों में अंतर देखिए, क्या आप अंतर समझ पा रहे हैं? देखिए साफ साफ लग रहा है कि ये कुछ सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि इंट्रोगेटिव में आप सब्जेक्ट प्रयोग करना अनिवार्य है, लेकिन सब्जेक्ट का स्थान आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एसेटिव में
सबसे पहले, कोई इससे पहले नहीं आ सकता है। ये दोनों मुख्य बातें हैं। अब जैसे लिखा है व्हाट डज रीता गो टू स्कूल, तो व्हाट डज रीता, देखिए व्हाट क्वेश्चन वर्ड है, डज हेल्पिंग वर्ब है, और रीता नाउन है। तो अब व्हाट डज रीता गो टू स्कूल, रीता क्या स्कूल जाती है, रीता क्या स्कूल जाती है, तो व्हाट डज, अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डज। ये आप देखें इंट्रोगेट क्या पहचान में, तुरंत देखिए क्वेश्चन वर्ड, कितना सीधा सीधा रूल है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है स्टार्ट होने में, या सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है। लेकिन असर्टिव सेंटेंस में देखिए दे और ही, यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, लेकिन ही के बाद डज आ रहा है, डज पहले नहीं आ रहा ही के है, इसीलिए कहा गया ये असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। अब आइए तीसरा जो है इम्परेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वर्ब से प्रारंभ होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म, नो सेकंड फॉर्म, नो थर्ड फॉर्म। देखिए हेल्प मी, सहायता, मेरी सहायता करो, हेल्प मी, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, और ये वर्ब है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से प्रारंभ होगा। अब आप देखिए इम्परेटिव की क्या पहचान, जहाँ आपने वर्ब से स्टार्ट किया समझ जाइए कि आप इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट का प्रयोग जब स्टार्ट करेंगे तो असर्टिव कहलाएगा, जब क्वेश्चन वर्ड या सहायक क्रिया से सेंटेंस प्रारंभ करेंगे तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा, लेकिन जब आप क्रिया से शुरू करेंगे, मुख्य क्रिया से सेंटेंस का प्रारंभ करेंगे तो वही सेंटेंस इम्परेटिव कहलाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है डू नॉट, ये डू नॉट के बाद प्ले आया है, ध्यान रखिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डू नॉट प्ले, ये नहीं कह रहा डू यू नॉट प्ले, ये नहीं कह रहा है। देखिए कहीं सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, डू नॉट प्ले, प्ले क्रिया है, इन द सनलाइट ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देखिए डू नॉट यानी कि इम्परेटिव में पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, पर इसमें हेल्प मी है, ये पॉजिटिव बात है इसलिए डू नॉट नहीं आया। लेकिन निगेटिव आप बनाएंगे तो डू नॉट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। आपको डू नॉट पर ज़्यादा जोर नहीं देना, आपको देखना है कि इम्परेटिव की पहचान क्या है, वर्ब से स्टार्ट होता है, क्रिया से स्टार्ट होता है, यही आपके इम्परेटिव की पहचान है। जब प्लीज़ से स्टार्ट हो, प्लीज़ भी वर्ब नहीं है, देखिए गिव जो है वर्ब है, देखिए प्लीज़ गिव मी ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, तो प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप प्लीज़ वर्ब नहीं है बल्कि गिव वर्ब है। प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ये सम वाटर जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये सम वाटर जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो अब आप देखिए तीन चीज़ देखा आपने, असर्टिव की पहचान हो गई, इंट्रोगेटिव की पहचान हो गई और इम्परेटिव की पहचान हो गई। अब आइए चौथा सेंटेंस जो है इसी से रिलेटेड है, ऑलवेज टेल ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच। देखिए ऑलवेज टेल, टेल वर्ब है और ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, कहीं सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आप मुख्य अंतर दिखाई देगा कि बिना सब्जेक्ट के आप यूज़ कर रहे हैं तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट से पहले आप किसी क्वेश्चन वर्ड से या सहायक क्रिया से उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव है। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस ये होता है जब कोई आप कोई चीज़ देख के चौंकते हैं तो वहाँ पर आप एक वर्ड आता है कितना, देखिए ध्यान रखिए कितना, इस कितने की अंग्रेजी वाट होती है, यहाँ पर वाट क्या नहीं निकलेगा, क्यों। अब आपके दिमाग में बात आएगी क्यों नहीं, ये भी तो वाट है और ये भी वाट है। अब दोनों में अंतर आप देखिएगा, ये वाट और ये वाट दोनों सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक है, दोनों की स्पेलिंग एक है, लेकिन क्यों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है और यहाँ पर क्या क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये वाट के बाद ये फाइन जो है एडजेक्टिव है, यहाँ पर वाट के बाद सहायक क्रिया है। अब आप देखिए दोनों में क्या सेम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये क्वेश्चन वर्ड यानी वाट के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन अगर वाट के बाद कोई एडजेक्टिव का आप प्रयोग करेंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा। व्हाट ए फाइन बिल्डिंग, फाइन कहते हैं, ये नाउन ये वर्ब नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है। अब किसी स्टूडेंट को एडजेक्टिव की पहचान नहीं होगी तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं पहचान पाएगा, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एडजेक्टिव का ज्ञान होना चाहिए। तो व्हाट ए फाइन, ठीक है। तो देखिए व्हाट के बाद तुरंत जो यहाँ पर इसका हिंदी में आप कहते हैं कितना, ताजमहल कितनी अच्छी इमारत है, ताजमहल
कितनी अच्छी, व्हाट ए फाइन बिल्डिंग द ताजमहल इज़। अब आप देखिए व्हाट ए फाइन, ये एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद बिल्डिंग, अब आप क्या सब्जेक्ट आया, द ताजमहल इज़, यहाँ पर इस लास्ट में आ रहा है। तो कैसे पहचाना आपने कि ये क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, बल्कि उसके बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो आप समझ जाइए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव की पहचान, ये बिल्डिंग नाउन है, बिल्डिंग की विशेषता बताइए, फाइन, अच्छी, कितनी, और वाट का मतलब कितनी, वाट ए फाइन बिल्डिंग द ताजमहल इज। उसी तरह दूसरा, हाउ गुड यू आर, तुम कितने अच्छे हो। यहाँ पर कितने के अंग्रेजी हाउ लगाया, क्यों, यहाँ पर आपके प्रोनाउन आ रहा है। अगर प्रोनाउन आ जा रहा है सब्जेक्ट में है तो आपको हाउ लगाना है, हाउ के बाद जो एडजेक्टिव बताया जा रहा है, हाउ गुड, तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे, ये हाउ के बाद गुड आ रहा है। अब देखिए ये हाउ के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, गुड एडजेक्टिव है, हाउ गुड यू आर ये सब्जेक्ट है तब आए। तो अब आप तुरंत देखना कि हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वह एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा, ना कि इंट्रोगेटिव। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन, लेकिन दोनों के क्वेश्चन वर्ड में आपको देखना पड़ेगा अगर सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फिर वो कौन सा सेंटेंस है कि जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आने के बाद भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब आइए लास्ट ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसमें विश किया जाता है या कर्ज किया जाता है, अभिशाप दिया जाता है, उससे आपको सेंटेंस, लेकिन आपको उससे पहचान क्या पड़ेगा, मे से। अब यहाँ पर मे जो है सकना कहलाता है, हिंदी में सकना, मे क्या कहलाता है, सकना कहलाता है, ध्यान दीजिए सकना, लेकिन यहाँ पर सकने का अर्थ नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है मे के बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें शाप या ब्लेस की बात आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा, मे गॉड यू लीव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम्हारी आयु लंबी हो। ये क्या किया जा रहा है, क्या ये कहा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है, नहीं ना। अगर ये कहा मे आई हेल्प मी, मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो अब मे के बाद यहाँ सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मे के बाद सब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन सब्जेक्ट से आप नहीं पहचाने, क्या मे आई सिट हियर, यहाँ पर कोई अभिशाप दिया जा रहा है या वरदान दिया जा रहा है। ये तो कहा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सीट हियर, यहाँ तो आई के बाद सीट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, जिसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स आने चाहिए जैसे मे गॉड यू लीव लॉन्ग, इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारी आयु लंबी हो। ये क्या किया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है, वरदान दिया जा रहा है, दुआएं दी जा रही हैं। तो फिर जब जिसमें दुआएं दी जा रही हैं वो कैसे इंट्रोगेटिव हो सकता है, खाली इस आधार पर कि ये मे से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। उसी तरह से यहाँ पर जैसे एक्सक्लेमेटरी में आपने देखा व्हाट और हाउ को नहीं माना जा सकता है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, बल्कि हाउ क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एक्सक्लेमेटरी बन जाए। उसी तरह से मे के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद कोई ऐसा वर्ड बोला जा रहा है जिसमें अभिशाप या दुआ की बात किया जा रही है तो वही ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जैसे मे यू लीव लॉन्ग, और दूसरा है मे ही गो टू हेल्प, जाओ वो नरक में। तो इसका मतलब क्या, नरक क्या है, ये बदुआ है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर मे ही गो टू हेल्प, मे ही गो टू हेल्प, जाओ वो नरक में, जाओ वो नरक में। तो इसका मतलब ये नरक वर्ब नहीं है, ब्लेस नहीं किया जा रहा, कर्ज किया जा रहा, अभिशाप दिया जा रहा है। तो चाहे अभिशाप सेंटेंस में हो चाहे ब्लेस हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। अब आप देखिए जो भी आप 5 प्रकार के सेंटेंस को आपने देखा, जिस परिस्थिति में आप बोलना चाहें इन्हीं में से ये वाक्य बोले जाते हैं। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, कोई भी आप भाषा का प्रयोग करें यही 5 सेंटेंस बोले जाते हैं, छठा सेंटेंस नहीं होता है। पूरी चाहे किसी भी भाषा में आप बात करें, हिंदी में बात करें, अंग्रेज़ी में बात करें, संस्कृत में बात करें, अरबी में बात करें, किसी भी, तमिल में बात करें, मलयालम में बात करें, किसी भी जो लैंग्वेज रखता है यही 5 प्रकार के सेंटेंस का वो प्रयोग करेगा। अगर आप अंग्रेज़ी में आप देखें तो अगर आप इसको प्रैक्टिस सेट करें, एक्सरसाइज निकालें और बनाएं, देखिए आपको बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आएगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। बस हाँ, इस बात को ध्यान रखना है, हर स्टेप पर आप एक ही सेंटेंस बनाएं, 2 सेंटेंस बनाएं, लेकिन समझ के बनाएं कि हम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट से प्रारंभ कर रहे हैं तो इसका मतलब हाँ एसेटिव बनाना। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एसेटिव और
प्रोसेस क्या है कि हमको सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करना है। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको याद रखना पड़ेगा नाम भी, और प्रक्रिया क्या है, क्वेश्चन वर्ड या सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे। बात यहाँ हो रही है इस सेंटेंस के प्रारंभ करने की, कहाँ से प्रारंभ किया जाए, इस बात को फोकस करना है। अगर कोई स्टूडेंट अगर सब्जेक्ट से यानी कि नाउन प्रोनाउन से सेंटेंस प्रारंभ कर रहा है तो वो याद रखिए वो असर्टिव सेंटेंस बना रहा है। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन वर्ड से या सहायक क्रिया से प्रारंभ कर रहा है तो समझ जाइए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। अगर कोई स्टूडेंट क्रिया से शुरू कर रहा है, वर्ब से शुरू कर रहा है, तो समझ जाइए कि इम्परेटिव सेंटेंस बना रहा है। अगर कोई स्टूडेंट आपके किसी एक्सक्लेमेंट क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहा है तो समझ जाइए कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहा है। अगर कोई स्टूडेंट मे के बाद सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिसमें श्राप, अभिशाप, वरदान और बद्दुआ की बात किया जाए तो वो समझ जाइए कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस बना रहा है। यहीं पर रुकते हैं, आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, करिए, देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी इस प्रोसेस से आपको अंग्रेज़ी समझ में आएगी। जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट है, ये कितना आसान हो जाएगा। अगर ये छोटा सा फार्मूला आप प्रयोग करेंगे तो आपको अंग्रेज़ी बहुत जल्दी आ जाएगी। थैंक यू इसके लिए।